हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पटेल ई लर्निंग जोन। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फंक्शनल एरिया ऑफ द मैनेजमेंट एक्चुअली फंक्शंस ऑफ द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट देख लिया था। एंड आज के लेक्चर में हम लोग मैनेजरियल फंक्शंस एज वेल एज फंक्शनल एरिया ऑफ द मैनेजमेंट, ये दोनों चीज़ें डिस्कस कर लेंगे एंड चैप्टर नंबर 1 फाइनली फिनिश कर लेंगे। सो बेसिकली यहाँ पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट का मतलब है मैनेजमेंट जब भी आप कर रहे हो उस टाइम पर आप किस सीक्वेंस में जाओगे, राइट। सो काफ़ी लोगों ने अलग अलग फंक्शंस दिए हुए हैं, बट मेनली देर आर 5 फंक्शंस: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. One more is there, that is coordinating, and one more is there budgeting. तो ये दो अलग से functions हैं. सो बेसिकली देर आर 5 फंक्शंस जो कि मेन फंक्शंस होते हैं हमारे, साथ साथ में हमें एक्चुअली करते जाना पड़ता है, और वो होते हैं बजटिंग एंड कोऑर्डिनेशन. मतलब ये हमें कुछ अलग से नहीं करना है, लाइक चलो बैठ के हम लोग कोऑर्डिनेशन कर लेते हैं, या चलो बैठ के हम लोग प्लानिंग बजट कर लेते हैं, बजटिंग कर लेते हैं. तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है. एक्चुअली क्या होता है कि जब भी आप 5 फंक्शंस कर रहे हो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, उसी टाइम पे आपका जो कोऑर्डिनेशन है वो साथ साथ में होता जाएगा. एंड बजटिंग जो है, लाइक आप प्लानिंग कर रहे हो या कंट्रोलिंग कर रहे हो, उस टाइम पर आपका बजटिंग जो है वो भी साथ साथ में प्रोसेस में चलता रहता है. सो बेसिकली दिस इज़ नॉट डिफरेंट फंक्शन, बट दिस इज़ कि जो आप इसको सबऑर्डिनेट फंक्शन बोल सकते हो, कि जब भी आप मेन 5 फंक्शंस फॉलो कर रहे हो, इस टाइम पे ये बाय डिफ़ॉल्ट आप कहीं ना कहीं फॉलो कर ही लेते हो, तभी आपका मैनेजरियल प्रोसेस इफेक्टिव होता है. सो बेसिकली मैनेजरियल प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने के लिए आपको ये 5 फंक्शंस के साथ ये जो बाकी के 2 फ्री वाले फंक्शंस हैं वो भी साथ साथ में आपको फुल्ली उसको भी अडॉप्ट करना ही पड़ता है. नाउ बेसिकली फर्स्ट हम डिस्कशन करते हैं कि प्लानिंग. तो प्लानिंग क्या होता है? यस, हम लोग बाद में चैप्टर नंबर 3 से फिर से ये सारे फंक्शंस जो हैं वो एक बार फिर से देखेंगे, बट तब बहुत ज़्यादा डिटेल में देखने वाले हैं. आज हम लोग ब्रीफ थोड़ा आइडिया इसका ले लेते हैं. बेसिकली दिस इज़ लाइक अ ट्रेलर, एंड बाद में इसकी फुल मूवी रिलीज़ होगी, राइट. व्हाट इज़ प्लानिंग? प्लानिंग मीन्स यहाँ से मेंटल थॉट प्रोसेस से आप बहुत सारे सवालात निकालते जा रहे हो और उसके आंसर्स सोचते जा रहे हो. बेसिकली प्लानिंग इज़ अ मेंटल प्रोसेस. प्लानिंग इज़ अ मेंटल प्रोसेस. सेकेंड, यू कैन से कि प्लानिंग इज़ अ टास्क ऑफ चूजिंग. क्यों? क्योंकि आप जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे हैं उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस भी सोच रहे हो, बट आप उसमें से जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो एक चूज़ करते हो. तो प्लानिंग इज़ अ टास्क ऑफ चूजिंग. वाई? जैसे अभी अगर हम बात करते हैं, फाइनली यस, आपका जब भी प्रोडक्शन प्रोसेस चालू है उस टाइम पे अचानक से ऐसा हुआ, मशीन ख़राब हो गया एंड कल को आपको ऑर्डर की डिलीवरी प्रोवाइड करनी थी. इन दैट केस व्हाट यू कैन डू? आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, फटाफट से सोचने पड़ते हैं. क्या सोचोगे? सेकेंड मशीन कहीं से ला दे, एक दिन के लिए भाड़े पे मशीन लाए, या फिर तो कहीं और से गुड्स परचेस करके कल उसको डिलीवर कर दे, या फिर तो रात तक मशीन ठीक हो जाएगा तो रात आज नाइट शिफ्ट में बुला लेंगे वर्कर्स को, ओवर टाइम करवा लेंगे, या कल तक मशीन ठीक हो जाए तो एक्स्ट्रा लोगों को हम लोग कल बिठा के काम करवा सकते हैं. बहुत सारे ऑप्शन हैं, बट वी हैव टू प्लान फॉर दैट, राइट. सेकेंड चीज़ कि प्लानिंग जो है, आप मैनेजमेंट अच्छा करना चाहते हो, देन यू हैव टू डिसाइड ऑब्जेक्टिव्स, एंड उसको फॉलो करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर प्रोग्राम होना चाहिए. वो जो प्रॉपर प्रोग्राम होता है वो कुछ नहीं है, वो है आपका प्लानिंग, राइट. सिंपली आप स्टडी करते हो, आप पढ़ाई करते हो, उस टाइम पे भी अगर आपके पास प्रॉपर वे ऑफ स्टडी नहीं है,
देन डेफिनेटली यू आर इन डेंजर। आप कभी भी कुछ भी पढ़ लेते हो तो यू आर इन डेंजर। आपको एक टाइम से, एक वक्त से पढ़ना चाहिए, प्रॉपर टाइम टेबल से पढ़ना चाहिए, तब जाके आप प्रॉपर आपका जो गोल है वो डिसाइड कर पाओ, अचीव कर पाओगे। बट देन फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका जो मेन फंडा रहेगा वो है कि गोल भी तो होना चाहिए ना। जब कुछ गोल होता ही नहीं है तो आपकी पढ़ाई का फिर मतलब ही क्या है। सो बेसिकली आपको फर्स्ट एक गोल डिसाइड करना है एंड देन आफ्टर अलग अलग क्वेश्चंस करने हैं, राइट। प्लानिंग में बेसिकली कुछ बेसिक से सवालात किए जाएंगे और उसके आंसर्स ढूंढे जाएंगे। कैसे सवाल होते हैं, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, whom टू डू, who विल डू, ऐसे कुछ क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। मतलब क्या होता है प्लानिंग। सो प्लानिंग एक मेंटल प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है। प्लानिंग को हम बोलेंगे कि ये एक माइंड है। अगर इंसान की बात करें तो माइंड से सारी चीज़, हमारी बॉडी जो है वो कंट्रोल में होती है। सो प्लानिंग जो है उसको ह्यूमन बॉडी के माइंड के साथ कंपेयर किया गया है। इज इट क्लियर? समझ में आ गया प्लानिंग क्या होता है? पक्का? सो बेसिकली प्लानिंग इज़ अ मेंटल प्रोसेस, या आप कह सकते हो कि इट्स अ मेंटल थॉट प्रोसेस, कि जिसमें हम क्या करते हैं, एक टारगेट डिसाइड करते हैं एंड देन टारगेट को अचीव करने के लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं एंड देन उसको फॉलो करते हैं। या फिर बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करके उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप प्रॉपर वर्कआउट करोगे, प्रॉपर प्रोग्राम बनाओगे, उसको कहते हैं प्लानिंग। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग। नाउ व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजिंग? तो प्लानिंग तो आपने कहाँ पे किया, यहाँ पे, बट देन उसको स्ट्रक्चराइज करने के लिए आपके पास है ऑर्गेनाइजिंग। देखना, जब तक हम लोग ये प्लानिंग कर रहे थे हमारे पास एक भी बंदा नहीं है। सबसे पहले हम लोगों ने पूरा वर्कआउट किया, प्लान किया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन इन द सेंस, कौन किसके नीचे वर्क करेगा, कौन उसके ऊपर वर्क करेगा, कौन किससे जवाब मांगेगा, कौन किसको सवाल करेगा, ये सारी जो चीज़ें होती है ये एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है और दिस इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपके स्कूल की बात करते हैं तो स्कूल के अंदर सबसे टॉप लेवल पे होते हैं ट्रस्टी, या बोलते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर्स। ये मैनेजिंग डायरेक्टर्स जो लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं, जो प्रॉफिट के रिलेटेड डिसीजंस होते हैं, ऐसे सारे डिसीजंस ये लोग लेते हैं। देन आफ्टर डे टू डे एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए इन्होंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी दी होती है प्रिंसिपल को। सो प्रिंसिपल का काम क्या होता है, बेसिकली पूरे डे टू डे एक्टिविटीज़ को मैनेज करना, उसके बारे में प्लानिंग करना और उसका इम्प्लीमेंटेशन करना प्रिंसिपल का काम। प्रिंसिपल के नीचे कोऑर्डिनेटर्स वर्क करते हैं, कोऑर्डिनेटर्स के नीचे टीचर्स वर्क करते हैं एंड कभी कभार टीचर्स के नीचे बहुत सारे क्लास के मॉनिटर्स वर्क करते हैं। सो बेसिकली क्या होता है, हमको काम को डिवाइड करना पड़ेगा, काम को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तब जाके आप प्रॉपर कंट्रोल कर पाओगे। सो ये जो आप अलग अलग एक स्ट्रक्चर रेडी कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग टाइप्स होते हैं। लीनियर ऑर्गेनाइजेशन है एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ऐसे काफ़ी सारे टाइप्स हैं जो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में। सो हाल फिलहाल के लिए व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन? तो ऑर्गेनाइजेशन का सिंपली मतलब होता है एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो फॉर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो उसको हम कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन। माइंड इट वेरी वेल, अभी भी मेरे पास एक भी एम्प्लॉय नहीं है, स्टिल आई डोंट हैव एनी एम्प्लॉयज़। मैंने सिर्फ क्या किया, पोस्ट डिसाइड करके रख दिया। अपनी लैंग्वेज में बोलूँ, मैंने अभी केबिन्स अलग अलग लोगों की बना के रख दी। वो केबिन में जो भी बैठेगा उसकी ड्यूटी फिक्स होती है। समझ में आया? मतलब कि बेसिकली ऐसा नहीं है कि कोई प्रिंसिपल की जो ड्यूटी है, राइट, वो कोई एक बंदे को ध्यान में लेके नहीं डिसाइड की जाती है, वो एक पोजीशन को, एक पोस्ट को ध्यान में लेके की जाती है। फिर प्रिंसिपल चाहे मैं हूँ
या आप हो। अगर आप प्रिंसिपल की चेयर पे बैठे तो आपको कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है वो पहले से डिसाइडेड होती है, एंड इसीलिए पहले पोस्ट डिसाइड होती है एंड देन आफ्टर उस पर इंसान पोस्ट से पोस्ट के सामने जो कैपेबल होता है, पोस्ट के लिए सूटेबल होता है, ऐसा बंदा बिठाया जाएगा, राइट। सो पहले हम एम्प्लॉयज़ हायर नहीं करेंगे, पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि हाउ मैनी एम्प्लॉयज़ वी नीड, उसकी क्वालिफ़िकेशन कैसी होनी चाहिए। पहले क्वालिफ़िकेशन डिसाइड करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए हमको उनसे क्या क्या काम चाहिए, हमें जिस हिसाब से उनसे काम लेना है उस हिसाब से हमें उसकी ड्यूटीज़ और उसकी क्वालिफ़िकेशन डिसाइड करनी है, एंड दिस इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन के बाद हमको क्या करना है, द थर्ड थिंग इज़ स्टाफिंग। स्टाफिंग जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है। ऐसे तो मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस इम्पोर्टेंट है, बट स्टाफिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज आपका प्लानिंग कितना भी तगड़ा होगा, आपका ऑर्गेनाइजिंग कितना भी अच्छा होगा, कितनी अच्छी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने डेलीगेट कर रखी है, ऑर्गेनाइजेशन अच्छा बनाया, सबको अथॉरिटीज़ दे रखी है, बट स्टिल इफ़ यू डोंट हैव अ कैपेबल इनफ स्टाफ, देन आपका ऑर्गेनाइजेशन कभी आगे नहीं जा पाएगा। सो स्टाफिंग मीन्स वॉट, नॉट ओनली रिक्रूटमेंट मतलब होता है एम्प्लॉयज़ लाओ। स्टाफिंग का मतलब आप इतना ही समझते हो कि स्टाफिंग मतलब एम्प्लॉयज़ लाओ, बट स्टाफिंग का मतलब सिर्फ इतना लिमिटेड नहीं है। स्टाफिंग हैज़ अ वाइड मीनिंग एंड वाइड स्कोप। स्टाफिंग मीन्स एम्प्लॉयज़ से लाने के लेके एम्प्लॉयज़ को रिटायर होने के बाद की जो सर्विसेज देनी है वहाँ तक का पूरा स्टेटस। एंड नाउ डेज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वो तो स्टाफिंग से भी थोड़ा ब्रॉड है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तो अपने स्टाफ की नेसेसिटीज़ को भी समझो, उसकी साइकोलॉजी को समझो, उसकी मेंटालिटी को समझो, ये तक बताता है। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तो 2 कदम आगे है, किससे? स्टाफिंग से। सो बेसिकली स्टाफिंग का मतलब क्या होगा? स्टाफिंग का मतलब होगा आप एम्प्लॉयज़ को लाओ, वो जो काम करता है उसको देखो, इवैल्यूएट करो, प्रॉपर काम कर रहा है प्रमोशन करो, नहीं कर रहा है गाइडेंस दो, या उसका डिमोशन करो, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरे डिपार्टमेंट में लोगों की ज़रूरत है उसका ट्रांसफ़र करो। यस, कभी ऐसा होता है वर्क ऑन द वर्क ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है तो ट्रेनिंग दो, एम्प्लॉय को नया रिक्रूट किया है तब ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो ट्रेनिंग दो। ये सारे काम मतलब इन शॉर्ट एम्प्लॉय को सिर्फ ला के उसको काम पे नहीं लगा देना है, वो काम करने का जुस्सा बनाया रखने का काम भी किसका है? मैनेजरियल टीम का है। सो स्टाफिंग फंक्शन इज़ नॉट लाइक कि एम्प्लॉयज़ ला दिए रिक्रूट कर लिए, वो होता है रिक्रूटमेंट जो कि स्टाफिंग का एक छोटू सा हिस्सा है। इसके अलावा स्टाफिंग में बहुत कुछ होता है, समझ में आ रहा है? सो स्टाफिंग means not only recruitment but functions like recruitment, promotion, transfer, training, to understand the needs of employees, to provide them a capable work। समझ में आया? इसके अंदर भी वापस रिक्रूटमेंट का मतलब हम डिटेल में जानेंगे इन चैप्टर नंबर 5। रिक्रूटमेंट मतलब सिर्फ एम्प्लॉयज़ को लाना नहीं, सही नंबर्स में एम्प्लॉयज़ लाना, सही पोस्ट के लिए एंड विथ राइट टाइम। समझ में आ रहा है? राइट टाइम पर राइट क्वालिफिकेशन के साथ राइट नंबर्स में एम्प्लॉयज़ लाने को कहते हैं रिक्रूटमेंट। आप अगर ज़रूरत से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ ला दोगे प्रॉब्लम हो जाएगा, पैसे तो देने पड़ेंगे ना। ज़रूरत से कम एम्प्लॉयज़ लाओगे प्रॉब्लम हो जाएगा, आप प्रोडक्शन मीट नहीं कर पाओगे। सो राइट नंबर ऑफ employees are also most important with right qualification at the right time। ज़रूरत थी तब एम्प्लॉयज़ नहीं आए, टाइम चला गया ख़त्म, फिर कुछ आपके हाथ नहीं लगने वाला है। समझ में आया? सो बेसिकली स्टाफिंग इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन। एक बार अगर आपने बंदा चूज़ करने में गलती कर दी है तो देन आपका ये जो टास्क है वो काफ़ी फिर प्रॉब्लमेटिक हो सकता है।
जो भी मैनेजरियल फंक्शंस है उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सो स्टाफिंग बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नेक्स्ट, सबसे पहले हमने क्या किया, प्लानिंग किया। फिर क्या किया, स्ट्रक्चर मतलब ऑर्गेनाइजेशन किया। फिर क्या किया, उस पर लोग बिठाए, स्टाफिंग किया। स्टाफिंग करने के बाद ये लोग ऐसे ही थोड़ी काम पे लग जाएंगे, क्या करना पड़ेगा, इनको काम सौंपना पड़ेगा, इनको डायरेक्ट करना पड़ेगा। सो डायरेक्टिंग इज नथिंग बट गिवन अ गाइडेंस टू एम्प्लॉयज हाउ टू वर्क। उनको काम करने का तरीका सिखाओ। तो आप बोलोगे उनको आता ही नहीं है तो रखा क्यों, भाई काम करना आता है, बट आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम किस हिसाब से होता है, आपकी फर्म में, आपकी कंपनी में, आपके बिजनेस में काम कैसे होता है, आपका तरीका क्या है, वो सिखाओ। दिस इज कॉल्ड डायरेक्टिंग। तो आपको उनको काम सौंपना है, ये होता है डायरेक्टिंग। इसके लिए आप उनको गाइडेंस दोगे, इसके लिए आप उनको मोटिवेट करोगे। मोटिवेशंस भी अलग अलग टाइप के होते हैं, फाइनेंशियल होते हैं, नॉन फाइनेंशियल होते हैं, ये सारी चीज़ें सीखेंगे चैप्टर नंबर 6 में। सो हाल फिलहाल डायरेक्टिंग का मतलब ओनली गाइडेंस गिवन टू एम्प्लॉयज़ टू वर्क, एंड इनको हम वर्क असाइन करेंगे एंड उनको अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन करेंगे। दिस इज कॉल्ड डायरेक्टिंग। सो डायरेक्टिंग का मतलब होगा आप एम्प्लॉयज़ के साथ रह रह के उनको काम धीरे धीरे देते जाओ और गाइडेंस देते जाओ, वो लोग काम करते रहेंगे। समझ में आया? बट देन कुत्ते की दुम तो टेढ़ी ही होती है। एम्प्लॉयज़ को काम दे दिया, अगर जैसा काम दिया वैसा वो करते रहेंगे तो वो एम्प्लॉय नहीं कहलाएंगे ना। तो कंट्रोल भी ज़रूरी है। भाई आप लोगों को मैं होमवर्क देती हूँ, फिर चेकिंग नहीं होती तो होमवर्क करने का मन नहीं करता, पहली बार किया, दूसरी बार किया, फिर मैम तो कहाँ चेक करते हैं, होमवर्क छोड़ दो, हम किसके लिए होमवर्क कर रहे हैं, मैम के लिए ना। तो ऑब्वियसली हम लोग होमवर्क क्यों करेंगे अगर चेक नहीं होगा तो, राइट? वेरी गुड। नहीं कर रहे हो ना होमवर्क, ठीक है चलो बाद में देख लूँगी। सो बेसिकली कंट्रोल के बिना कोई भी चीज़, कोई भी टास्क पॉसिबल नहीं है। वो नहीं है कि डर के बिना प्रीति संभवित नहीं है, लाइक दिस कुछ कहावत है ऐसी। तो जब तक माइंड में डर नहीं होगा ना तब तक काम ठीक से नहीं होगा। एंड दिस इज वाई वी हैव टू परफॉर्म अ फंक्शन लाइक कंट्रोलिंग। बेसिकली व्हाट इज कंट्रोलिंग? सो कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि आपको एम्प्लॉयज़ को टक टक नहीं करना है, एम्प्लॉयज़ को पिन पॉइंट नहीं करना है, भाई ऐसे कर ऐसे कर, क्यों लेट आया, कहाँ गया था, ऐसा नहीं। कंट्रोलिंग का मतलब आपने जो काम प्लानिंग के हिसाब से सोच के रखा था उस हिसाब से काम हो रहा है या नहीं, ये देखो। अगर नहीं हो रहा है तो आप उसको बताओ और उसको ठीक करने की ट्राई करो। एक बार दो बार ऐसे उनको उसकी गलती बताओ, ठीक करने की ट्राई करो, नहीं होता फिर आप कोई स्टेप लोगे। स्टेप भी कैसा, निकाल देने का नहीं, स्टेप लोगे आप थोड़े बहुत लिबरल होके पनिशिव आप स्टेप्स ले सकते हो। स्टार्टिंग में, शुरुआत में तो नहीं, 2-3 बार तो आपको एम्प्लॉयज़ को उसकी गलती बतानी है सिर्फ। दिस इज़ कॉल्ड कंट्रोलिंग। सो बेसिकली पहले के ज़माने में कंट्रोलिंग एक नेगेटिव टास्क हुआ करता था कि एम्प्लॉयज़ की पर काट दो, एम्प्लॉयज़ को सामने नहीं बोलने चाहिए, एम्प्लॉयज़ का कोई आवाज़ नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉयज़ तो हम जो बोले वही करना चाहिए, ऐसा पहले था। आज की तारीख में एम्प्लॉयज़ के ऊपर कंट्रोल का मतलब है सिर्फ इतना कि हमने जो काम, जो टास्क उसको दिया है वो काम वो ठीक से कर रहा है या नहीं, वो देखो। अगर नहीं करता तो उसको बताओ, उसका मतलब होता है कंट्रोलिंग। इज इट क्लियर? सो बेसिकली कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग एक दूसरे से रिलेटेड फंक्शन है। कंट्रोलिंग के बिना प्लानिंग पॉसिबल नहीं होता, प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग पॉसिबल नहीं होता। वाई? बिकॉज कि कंट्रोलिंग किस चीज़ का करोगे अगर आपके पास प्लानिंग ही नहीं होगा तो? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इसलिए आपके सबसे पहले तो कुछ गोल फिक्स होने चाहिए। भाई हम लोगों ने प्लानिंग ही नहीं किया था, सिर्फ इतना बोला था कि कल जल्दी आ जाना, फिर आप क्या कंट्रोल करोगे? आपने कुछ टाइम तो डिसाइड किया ही नहीं था।
अगर आपने बोला हो कि कल सुबह 6 बजे जल्दी आना है, फिर अगर कोई 6:30 को आया तो आप बोल सकते हो कि क्यों 6:30 को आए, क्यों लेट आए। बट जब आपने बोला था सुबह जल्दी आना, जल्दी मतलब मेरे लिए जल्दी 6 बजे भी होता है, मेरे लिए 8 बजे भी जल्दी होता है, मेरे लिए 9 बजे भी जल्दी होता है, आपके लिए शायद 5 बजे जल्दी होता है, राइट। तो सुबह जल्दी मतलब कितना जल्दी। सो वो प्रॉपर प्लानिंग के बिना आप कभी भी कंट्रोलिंग नहीं कर पाओगे, राइट। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन, जो कि हमारा एक सबऑर्डिनेट फंक्शन है। मेन फंक्शन हमारे 5 थे मैनेजरियल फंक्शन, जो कि हमको दिए हुए हेनरी फेयोल ने, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सो आपको जो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का चार्ट दिया हुआ है, इसके अंदर कुंस एंड ऑर्डिनल के 5 फंक्शंस हैं। देन आफ्टर आपको हेनरी फेयोल के भी फंक्शंस दिए हैं। हेनरी फेयोल और इसके दोनों ऑलमोस्ट सेम जैसे हैं, सिर्फ यहाँ पर डायरेक्टिंग और वहाँ पर कोऑर्डिनेशन, इतना ही फ़र्क है। सो कुंस एंड ऑर्डिनल वाले मेन 5 फंक्शंस हैं, एंड जो हेनरी फेयोल के हैं उसमें उसने कोऑर्डिनेशन डाला हुआ है, स्टाफिंग को रिमूव कर दिया है। सो दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। स्टाफिंग तो मस्ट बनता ही है भाई। सो हेनरी फेयोल का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पीटर ड्रकर ने तो 3 ही फंक्शंस दिए हैं। एंड देन ल्यूथर ग्युलिक के जो है आपको 2 मार्क के अंदर पूछ सकते हैं। पोस्ट कॉब याद रखना है आपको। क्या याद रखना है? पोस्ट कॉब। उसके जो भी 7 फंक्शंस हैं वो है पोस्ट कॉब। पोस्ट कॉब मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, राइट। ये आपको 2 मार्क के अंदर पूछ सकते हैं। आपको ल्यूथर ग्युलिक के बाजू में अभी पोस्ट कॉब लिख ही देना है, तो आपको उसके 7 नेम याद रह जाएंगे। इसके अलावा जॉर्ज आर टेरी ने जो दिए हैं वो जॉर्ज आर टेरी के इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। बेसिकली फर्स्ट जो है कुंस एंड ऑर्डिनल वाले उतने ही करने हैं, एंड सेकेंड ये पोस्ट कॉब का 2 मार्क के लिए आपको अलग से सारे नाम याद रखने ज़रूरी है। इज इट क्लियर? So let's move to the coordination. What is coordination? So basically एक मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। परचेज मैनेजर एंड प्रोडक्शन मैनेजर दोनों के बीच में बनती नहीं है। तो प्रोडक्शन मैनेजर बोलता है परचेज करने का काम, रॉ मटेरियल परचेज करने का काम परचेज मैनेजर का है। उसको पता होना चाहिए उसको कितना रॉ मटेरियल परचेस करना है, कितना नहीं करना है, कब करना है। मैं थोड़ी बताऊंगा उसको इतना रॉ मटेरियल परचेस करना है, तो नहीं बताता। परचेस मैनेजर बोलेगा कितना प्रोडक्शन करना है मुझे थोड़ी पता है, जितना प्रोडक्शन करना होगा उसके हिसाब से उसको मुझे बताना पड़ेगा ना, इतना रॉ मटेरियल परचेस करना है, तो अब जाके मैं परचेस करूँगा ना। जब तक मुझे बोलेगा नहीं, मैं क्यों परचेस करूँ। इन दोनों के बीच की अनबन के कारण टॉप लेवल मैनेजमेंट ने इतना प्रॉफिट अचीव करने का टारगेट दिया था, उसके हिसाब से कुछ प्रोडक्शन डिसाइड हुआ था, बट परचेज मैनेजर ने बाजी बिगाड़ दी। वो रॉ मटेरियल ठीक से टाइम से नहीं लाता, बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्शन प्रोसेस बार बार रुक जाती है, एंड दिस इज़ वाई जो टारगेट है वो अचीव नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? तो कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि जब भी एक प्रोसेस चालू है तो दूसरे को पता होना चाहिए इसके बाद मुझे ये करना है, इसके बाद मुझे ये करना है। वो होता है तालमेल। समझ में आया? तालमेल को कहते हैं कोऑर्डिनेशन। सिंपली गर्ल्स को पता होगा, अगर रसोई में आप लोग खाना वाना पकाते हो तो हमारे अगर 3 गैस चालू होते हैं तो कब कौन से गैस को फास्ट करना है, कब किसको स्लो करना है, कब किसको बंद करना है, सब हमारे दिमाग में रहता है, राइट। तो जस्ट लाइक दैट कि प्रोडक्शन प्रोसेस चल रही है तो परचेस मैनेजर को पता होना चाहिए मुझे कब कब रॉ मटेरियल लाना है। पैकिंग डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए मुझे कब कब एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी। अभी जैसे फिनिश गुड्स की लास्ट साइकिल जो है चालू है, तो इसके बाद तुरंत गुड्स जाएंगे पैकिंग डिपार्टमेंट में, तो पैकिंग वाला उसके लिए रेडी होना चाहिए। फिर पैकिंग वाला ये नहीं बोलना चाहिए मुझे कहाँ पता था, ये था वो था। HR मैनेजर हमेशा रेडी होना चाहिए, जब जितने डिपार्टमेंट में जिस डिपार्टमेंट में जितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है वो रेडी कर देना चाहिए। कभी कभार मान लो फिर ये हो जाता है कि उसने अगर रेडी नहीं किए हैं गुड्स, तो
मार्केटिंग वाले ने बोल दिया होता है, पीछे ऑर्डर ले लिए होते हैं, इस डेट को आपको गुड्स मिल जाएगा। अब मान लो प्रोडक्शन हो गया है बट पैकिंग नहीं हुआ, तो कभी कभी ऐसा होता है पैकिंग भी हो गया, गुड्स गोडाउन में हमने रख दिया, मार्केटिंग वाला बंदा ढीला पड़ रहा है, उसने प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाई नहीं है एंड गुड्स बिक ही नहीं रहे हैं, ऑर्डर आ ही नहीं रहे हैं। बोलो, गुड्स पड़ा रहेगा, डैमेज होगा, एक्सपायर हो जाएगा, लॉस किसका है? कंपनी का। सो मैनेजरियल प्रोसेस पूरी स्मूथ चलनी चाहिए, बीच में कभी भी कहाँ पे भी प्रॉब्लम होगा तो ओवरऑल पूरा आपका टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा। सो टारगेट अचीव करने के लिए मैनेजरियल फंक्शंस सारे तालमेल के साथ होने चाहिए, ऐसा नहीं कि पैरेलल होने चाहिए, एक के बाद साथ में हो गए, ऐसा नहीं। कुछ फंक्शंस साथ में होने चाहिए, कुछ फंक्शंस अलग अलग होने चाहिए, कोई सीक्वेंस में होने चाहिए। तो कुछ सीक्वेंस है तो आपको सीक्वेंस फॉलो करनी है, उसको कहेंगे कोऑर्डिनेशन। बेसिकली कोऑर्डिनेशन का मेन फ़ायदा क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है पीछे और इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, दोनों के मतलब सेम जैसे ही ऑलमोस्ट। इससे फ़ायदा क्या होता है? सो बेसिकली इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका कोई भी काम छूट नहीं जाएगा। जब आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा है, कौन क्या कर रहा है, इन सब चीज़ों पे आपका ध्यान है, तो कोई भी काम छूट नहीं जाएगा। सेकेंड चीज़, कोई भी काम की डुप्लीकेसी नहीं होगी। डुप्लीकेसी मतलब दो बार नहीं होगा। कभी कभी मम्मी को लगता है वाह अच्छा फ्रूट है, मार्केट में से फ्रूट लेके आए, वो सेम फ्रूट पापा भी लेके आए, वाई? कोऑर्डिनेशन नहीं था। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप अगर रहती है, कोऑर्डिनेशन फेल हो जाता है। कम्युनिकेशन गैप नहीं होगी तो कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा एंड कोई भी काम छूटेगा नहीं, कोई भी काम दो बार नहीं होगा, सारे काम ठीक से हो जाएंगे। सारे काम ठीक से हो रहे हैं इसलिए रिसोर्सेज का जो वेस्टेज होगा वो नहीं होगा। रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होगा तो ऑब्वियसली प्रॉफिट हम ज़्यादा अर्न कर पाएंगे। कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसको हम कम कर सकते हैं अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है तो। सो बेसिकली विथ अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हम लोग एक अच्छे से बिजनेस को चला सकते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस जो है मैं फटाफट से आपको पॉइंट वाइज पॉइंट समझा देती हूँ। फर्स्ट जो है वो है कोऑर्डिनेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज़ राइट फ्रॉम प्लानिंग टू कंट्रोलिंग। मतलब कंट्रोलिंग से प्लानिंग से कंट्रोलिंग तक हमें हर जगह पे क्या चाहिए? कोऑर्डिनेशन। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये कोई फंक्शन नहीं है, ये इसके साथ साथ होना चाहिए, बाई प्रोडक्ट है। समझ में आ रहा है? ये क्या है? बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड्स एट एवरी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। हर जगह पे चाहिए। सक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेशन डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आई टेकन दिस पॉइंट। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट कोऑपरेशन। कोऑपरेशन के बिना पॉसिबल नहीं है। ये मैंने आपको कहानी के थ्रू समझाया। परचेज मैनेजर प्रोडक्शन को कोऑपरेट नहीं करता, प्रोडक्शन वाला परचेज को कोऑपरेट नहीं करता एंड दिस इज वाई कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं होगा। सो विदाउट कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन पॉसिबल नहीं है। द नेक्स्ट फंक्शन इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होंगे। ये भी मैंने आपको बोला कि वेस्टेज के रिसोर्सेज क्या होंगे? कम होंगे। ये इसका फ़ायदा है कि इससे आपका जो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है कम होता है तो प्रॉफिट ऑब्वियसली क्या होगा? बढ़ जाएगा। एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज कोऑर्डिनेशन इज अ पार्ट ऑफ एवरी एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट। भाई ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स यही तो था कि प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक, टॉप से लेके बॉटम तक हर जगह पे चाहिए। नेक्स्ट इसका इम्पोर्टेंस क्या है? फर्स्ट कहते हैं कोऑर्डिनेशन मेक्स मैनेजमेंट फंक्शंस लाइक प्लानिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग इफेक्टिव। इससे सारे काम इफेक्टिवली और अच्छे से होंगे। द सेकेंड वन इज अ कोऑर्डिनेशन मेक्स पॉसिबल ऑल एक्टिविटीज़ इन ईजी मैनर। स्मूथ गोइंग प्रोसेस हो जाएगी आपके लिए, प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे तो सॉर्ट भी जल्दी हो जाएंगे। Next, coordination leaves the work incomplete and no possibility of duplication. ये मैंने आपको बता दिया कि कोऑर्डिनेशन से कभी कोई काम छूटेगा नहीं, इनकम्प्लीट नहीं रहेगा,
डुप्लीकेसी भी नहीं होगी, कोई काम 2 बार भी नहीं हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन मेंटेन्स हार्मनी। एक्चुअली कोऑर्डिनेशन का मतलब ही क्या होता है, बैलेंस बनाए रखो हर एक्टिविटी के बीच में। कोऑर्डिनेशन इनेबल्स टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन, अब आगे वाला यही तो था कि सबके बीच का, सारी एक्टिविटीज़ के बीच का एक ऑर्डर बना रहता है, एक बैलेंस बना रहता है कि जिससे आपके सारे जो फंक्शंस हैं, मैनेजरियल फंक्शंस, वो स्मूथली रनिंग हो पाएंगे। प्रोसेस प्रोडक्शन की जो है या मैनेजरियल प्रोसेस पूरी स्मूथली जाएगी बिकॉज ऑफ इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन। Next and last one is a coordination leads towards accomplishment of pre-decided objectives. अगर proper planning होगा तो आप अच्छे से आपका जो भी objective उसको achieve कर पाओगे। सेकेंड इसमें नहीं है बट आप डाल सकते हो कि वेस्टेज रिसोर्सेज का कम होगा, बिकॉज ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स में था कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। सो नीचे आप बेनिफिट इंपॉर्टेंस में डाल सकते हो कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होने के कारण वेस्टेज कम होते हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होता है। इज इट क्लियर? सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से फंक्शनल एरिया पढ़ाऊंगी। वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए फंक्शनल एरिया को मुझे आज स्किप करना पड़ रहा है, बट आई विल ट्राई हार्ड टू कंप्लीट दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो फ्रेंड्स, मिलते हैं। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।